नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने मैं विश्वास आईएएस एकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे आप लोग के सामने मैं फिर लेकर के आ गया हूँ। अपने जैसा कि पीछे मैं डाला था आपको कि आप लोग को मैं अभी पेट का सिलेबस डाला था और पेट के सिलेबस के बाद से प्रथम टेस्ट सीरीज लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। आज इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छे अंक के साथ आप स्कोर करेंगे। मेरा ये दावा है कि आप के साथ मेरा मेहनत भी सार्थक होगा और मेरे मेहनत के साथ आपका भी मेहनत सार्थक होगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज का जो ये जो हमारा वीडियो जो पड़ रहा है, यह वीडियो खास करके टेस्ट सीरीज है और जीएस का जो पेपर है, जीएस के पेपर की बात हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही साथ हम पहला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों और इसमें थोड़ा हम पेन का यूज कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में प्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो दोस्तों मैं जैसे सवाल पढ़ता जाऊंगा, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों को आप देखते चलिए और देखने के साथ ही साथ आप भी अपने दिमाग में इमेज बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं तो इसको राइट करता ही जाऊंगा, आप भी अपना देखते जाइए कि एक कलम और कापी ले लीजिए कि कितना आप सही कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना स्कोर आप देखते जाइएगा ताकि सही रहे दोस्तों। तो चलिए इसमें पहला सवाल मैं अभी आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मध्ययुगीन भारत में प्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसमें प्रथम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शेरशाह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि शेरशाह। और दूसरा सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर ढूंढने के लिए आप लोग इन चारों सवालों में से देखते रहिए दोस्तों कि चारों इस ऑप्शन में से कौन सा है इसका राइट आंसर। तो चलिए हम इसका ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है हसन निजामी, दूसरा है उतबी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उतबी। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा, आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन जो कह रहा है ताम्रपर्णी, दूसरा कावेरी, तीसरा पेरियार, चौथा बैगई। तो ये कावेरी नदी के तट पर ये हमारा प्राचीन पत्तन फुहार स्थित था दोस्तों। तो इसको राइट आंसर आप करेंगे किसको? कावेरी को। चौथा सवाल है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर्ण सिकृता नदी पर, पालिसिनी नदी पर, गंगा नदी पर, रिजुपालिका नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। अगली बात हम जो करेंगे कि हमारा अगला सवाल है कि राह का टीला, एक मिनट दोस्तों, हाँ, राह का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राह का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए दोस्तों, बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्लिहवा और ब्रह्मगिरी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका संगनकल्लू होगा। अगला सवाल कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? इसका प्रथम ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
ऑप्शन सी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन डी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये इसका सही उत्तर होगा। आप लोग देख लीजिए कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं दोस्तों। 7वां सवाल कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन दोस्तों कि ऑप्शन इसमें क्या क्या है। फिर से सवाल रिपीट आपको कर देते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन बी कह रहा है सरकार के सत्ता की कटौती करना। ऑप्शन सी कह रहा है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना। ऑप्शन डी कह रहा है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो 7वां सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों नमक कानून को निरस्त करना। यही इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1900 ईस्वी में। ऑप्शन बी कह रहा है 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सी कह रहा है 1902 ईस्वी में। ऑप्शन डी कह रहा है 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये 1905 ईस्वी में। यही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल कह रहा है किस कांग्रेस के अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। फिर से सवाल को रिपीट कर दे रहे हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। तो इसका ऑप्शन हम आपको पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस ऑप्शन में अपना आप भी देखते चलिए कि कौन सा आपके मन में विचार में कौन सा राइट आंसर आ रहा है। और मैं तो राइट आंसर बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिर भी अपनी गलती और सही को आप लोग देखते चलिए। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता, दूसरा बेलगाम, तीसरा कराची और चौथा बनारस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बनारस अधिवेशन की बात की गई थी बनारस में ये। अगला सवाल हमारा कह रहा है ये 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों मैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में लिया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेल्जली। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति से संबंधित हैं और इन्होंने ही दत्तक पुत्र के की मान्यताओं को समाप्त किया था। और जिसके स्वयं के पुत्र या संतानें नहीं होती थी तो उसको ये ऑर्डर कर दिए कि उसका राज्य पर कोई अधिकार नहीं होगा, अब वह राज्य अंग्रेजी सुशासन के अधीन चलेगा। अगला सवाल है दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है सिंधु नदी, दूसरा कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा ट्यांगसी नदी और चौथा हुआंगहो। तो इसमें एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी ट्यांगसी नदी है दोस्तों। यह है चीन में प्रवाहित होती है। ये चीन में प्रवाहित होती है तो दोस्तों तो यहीं पर आप लोग मिला लेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है बृहद ज्वार आता है। ये बृहद ज्वार आता है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जब सूर्य चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं। बी कह रहा है जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर बनते हैं। तीसरा कह रहा है जब
तेज हवा चल रही हो। चौथा ऑप्शन कह रहा है जब रात बहुत ठंडी हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन ए। यहाँ पर जब आपका देख लीजिए, थोड़ा हम आपका ग्राफ बना रहे हैं। यह है सूर्य, यह है मून, और ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इसी को कहते हैं सिजगी। ये सिजगी की अवस्था हो कहलाती है दोस्तों। और इसी सिजगी में पृथ्वी पर ये बृहद ज्वार आता है। क्या आता है? बृहद ज्वार आता है दोस्तों। अब यही बृहद ज्वार जब आता है तो जनजीवन को अस्त व्यस्त करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सिजगी की अवस्था, या जब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीज में होते हैं, इसी को सिजगी कहा जाता है। तो इसका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा सवाल हमारा क्या रहा दोस्तों? भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी बिछोत उत्पन्न होती है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है अरब सागर में, ऑप्शन बी कह रहा है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी कह रहा है भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी कह रहा है हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये भूमध्य सागर। ये पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से चलने वाली एक हवा है जो कि वहाँ पर हाई प्रेशर पड़ता है, और अपने तरफ पूरब तरफ, मध्य एशिया की तरफ, एशिया की तरफ लो प्रेशर होता है। तो उधर से हवाएं जो चलती है इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा ये मध्य सागर। अगला सवाल की बात हम जब करेंगे दोस्तों इसके, तो हमारा 14वां सवाल है भारत अवस्थित यानी कि लोकेटेड है। ऑप्शन ए कह रहा है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ये ऑप्शन ए कह रहा है। इसका ऑप्शन बी कह रहा है अक्षांशीय विस्तार मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतरीय विस्तार इसका बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। ऑप्शन सी कह रहा है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार का बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। अगला कह रहा है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यह है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। यही इसका सही विस्तार होगा। इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो भारत का 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का है। और प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। 1 घंटे का अंतर होता है। तो इसीलिए 30 डिग्री पर पूरब से पश्चिम तक 2 घंटे का अंतर स्पष्ट रूप से हो जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा जो कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ये कह रहा है
जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक सघन आबादी वाला देश है, सघन घनी बस्ती वाला देश है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा हमारा 31%। अगला है साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है, ये दोस्तों हमारा यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, इसको ऐसे कह सकते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखेंगे। पहला जो कह रहा है एक निर्यातकर्ता द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है एक आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है जहाजी कंपनी द्वारा। यानी कि फिर से हम इस सवाल को बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। ये दोस्तों अभी ये सवाल अभी जल्दी अभी एक पेपर हुआ था अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी का, और उस अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी में ठीक यही सवाल अभी पूछा गया दोस्तों। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है, तो इसको आप लोग स्पेशल ध्यान दीजिए इस सवाल पे। तो इसका राइट आंसर होगा एक आयातकर्ता द्वारा यह जारी किया जाता है साख पत्र। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यानी कि सही इस पर लिखना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये कानपुर में, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कानपुर क्या है, औद्योगिक नगरी है, इसलिए इसको पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये कानपुर। अगला सवाल है दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी, अब किसके द्वारा लाई गई थी? ये जो इसका ऑप्शन दिया गया है इसमें देखेंगे, पहला है इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा और राजीव गांधी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये जनता सरकार। जब जनता दल की सरकार भारत में बनी थी इंदिरा गांधी के पास, उसी समय रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया था, और उस समय जब हमारी पंचवर्षीय योजना को ध्वस्त करके एक वर्ष की और एक वर्ष की योजना जो चालू की गई थी, उसी को हम रोलिंग प्लान या एकल वर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, और उसी समय ये जनता सरकार थी, इसलिए इसको श्रेय जाएगा जनता सरकार द्वारा। 18 सवाल हो गए दोस्तों। 18 में से जरा आप देखिए कि कितने आप सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। लेकिन फिर भी यदि गलत भी आपका सवाल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए और कमेंट्स करके हमको आप लोग बताते रहिए। फिर भी अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यदि कोई दिक्कत हो, यदि हमसे भी हो सकता है कि हम भी मानो हमसे भी गलती हो सकती है, यदि आप कुछ जानते हैं तो आप हमको कमेंट्स करिएगा, इस पर डिबेट होगी तो आपको मैं प्रूफ दूंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? फिर सवाल रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए है ए M1 मुद्रा, ऑप्शन बी M2 मुद्रा, ऑप्शन सी M3 मुद्रा, ऑप्शन डी M4 मुद्रा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये M3 जो है यही सर्वाधिक चलने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये राइट आंसर इसका क्या है? M3 मुद्रा होगी। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, ऑप्शन ए कह रहा है योजना आयोग से, ऑप्शन बी कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी कह रहा है वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन डी कह रहा है वित्त आयोग से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये वित्त मंत्रालय द्वारा
जारी किया जाता है और इसी से संबंधित माना जाता है। 21वां सवाल है दोस्तों हमारा, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सीरीज वाइज एक सिस्टमेटिक क्रम से सभी घटनाओं को रखना है और इसी को हमको बताना है। यह भी दोस्तों ये सवाल पिछले पीएचडी में पूछा हुआ है और इकोनॉमिक्स पीएचडी में पूछा हुआ है और फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा जो दिया हुआ है एमएल सिंघवी समिति, फिर दिया हुआ है पीके फुंगन समिति, फिर दिया है अशोक मेहता समिति, फिर दिया है जीके राव समिति। तो ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके नीचे 4 आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि राइट आंसर हमको इसमें से बताना है कि सबसे पहले कौन थी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज को आपको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। इसमें देखेंगे जो अशोक मेहता समिति बनी थी, ये सबसे पहले बनी थी नंबर 1 पे। दूसरा जो बनी थी बीके राव समिति, ये दूसरे नंबर पे बनी थी। फिर बनी थी एमएल सिंघवी समिति, ये तीसरे स्थान पे बनी थी दोस्तों। फिर चौथी बार बनी थी पीके थुंगन समिति, ये चौथे क्रम में रखेंगे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे इसमें तीसरे स्थान पे पहला कौन है, ये हो गया ऑप्शन सी। देखेंगे ये तीसरा ऑप्शन पहले होना चाहिए, फिर चौथा ऑप्शन होना चाहिए, 2 को चौथा ऑप्शन होना चाहिए, फिर 1 को तीसरे स्थान पे होना चाहिए और 2 को चौथे स्थान पे होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग मारेंगे दोस्तों ये सी। अगला सवाल हम जो करेंगे दोस्तों बताने जा रहे हैं, यह है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अब यह सवाल का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग भी बताइए, हम भी बता रहे हैं। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत एक संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक देश है, तो यहाँ पे 2 सदनी व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान का संशोधन करने के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यह दोनों किसी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से या तो पहले लोकसभा में या पहले राज्यसभा में है, ये कहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। यानी कि जो शून्यकाल का प्रावधान लिया गया है 12 बजे के बाद और 1 बजे के बीच में जो समय होता है भारतीय संसद का, उसे शून्यकाल कहते हैं। और यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, इसी सवाल को ये पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह व्यवस्था इसमें से किसी में भी नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका काट देंगे। अगला है ये, इसकी बात हम जो करेंगे दोस्तों कि अभी जो हमारा शून्यकाल वाला रहा है सवाल, इसकी बात थोड़ा हम कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये 12 बजे के बाद का समय होता है शून्यकाल, और यह शून्यकाल
कि जो देन रही है ये पहली बार लाया गया था 1962 में दोस्तों। शून्यकाल की प्रक्रिया 1962 में शुरू की गई थी और यह शून्यकाल जो लाया गया ये संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के इसमें सवाल उठाते हैं और इसमें प्रश्न रखते हैं और इसमें कहीं से भी ऐसा है कि जो सवाल रखने की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया होनी चाहिए, आपके लोकहित की प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकहित के महत्व वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल की जो बात हम करेंगे यह है भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों ये राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है हमारा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सरदार पटेल, यही इसके प्रांतीय अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है और कितना होता है। ऑप्शन में देखेंगे वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल फिर से देखेंगे हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रियली में इसका देखेंगे दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब से इसका अधिक रक्त दाब होता है, लेकिन कोशिकाओं और शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग यह बढ़ा रहता है और जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है या दाब की कमी हो जाती है तो देखेंगे आँख से, नाक से, कान से, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा और लेनिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लैमार्क द्वारा। अगला है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेलुलोज। अगला है फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सौर ऊर्जा से। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है दोस्तों इसकी जो बात करेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरियों की। तो दोस्तों ये जान जाइए कि खगोलीय दूरी यानी कि लंबी दूरी को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है, प्रकाश वर्ष का किया जाता है, प्रकाश वर्ष का किया जाता है। यानी कि हमको यदि लंबी दूरी का मापन करना है
तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे, तो इसमें खगोलीय दूरी होगा ये ऑप्शन के अनुसार, यानी कि प्रकाश वर्ष की इकाई है खगोलीय दूरी। अगला है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ये मैथमेटिकल अप्रोच वाला सवाल है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं और इसकी जो हम लोग बात करेंगे वो मैथ वाले में करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला है बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ का मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेंगे। कोसों दूर होना, और ऑप्शन बी कह रहा है गुदड़ी का लाल होना, ऑप्शन सी कह रहा है ईद का चांद होना, और डी कह रहा है अब तब होना। तो बहुत दिनों के बाद दिखना, यहाँ पर मुहावरा यदि बहुत दिनों के बाद कोई दिखता है तो कहते हैं का हो ईद के चांद हो गए बाड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ईद का चांद होना, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अब अपने नए वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों। तो इसी के साथ आपको हम कहेंगे कि इस वीडियो के साथ मेरे लगे रहिए आप, और आपका पेट के एग्ज़ाम है, भगवान करें कि आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो और जल्द से जल्द आप किसी नए यूपीटीपीएससी के पदों को धारण करें दोस्तों, ताकि हमारा भी मन अच्छा लगे और सुनने में अच्छा लगे कि हाँ विजय सर से हम एक टेस्ट सीरीज किए थे और अच्छा लगा मुझे। तो इसी के साथ आपको हम जानने का इजाज़त लेते हैं दोस्तों, आपसे चलने का इजाज़त लेते हैं। तो अब कहते हैं सबक खैर, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।